अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बहुत ही एक वीआईपी टॉपिक को स्टडी करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि जब आप 12th पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में भी जाओगे, वहां पे भी जो आप डेटाबेस का कोर्स पढ़ोगे उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम विद एग्जांपल बहुत ही एक इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है हमारा डेटा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम बहुत सी जगहों पे यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको स्टडी करने वाले हैं डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। डेटाबेस का आपको पता है, जहां पे स्टूडेंट हम बहुत सारा रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, वहां पे हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के जरिए हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं। डाटा में से जो भी रिपीटेशंस होती हैं, जो भी रिडंडेंट नेचर होती है डाटा की, उसको ओवरकम कर सकते हैं। इससे हमारा जो डाटा होता है वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होता है और डाटा में किसी भी किस्म के चेंजेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। बाज़ औक़ात आप डेटाबेस बनाते हो ना, तो आपका डाटा नॉर्मलाइज नहीं होता। नॉर्मलाइज इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज रिपीट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एरर्स आने का खतरा होता है। जब इस तरह का टेबल हो ना, तो वहां पे हमारे पास एरर्स आते हैं। एरर्स बेसिकली ऐसा डाटा जो मतलब सही नहीं, एक्यूरेट नहीं होता, उसको हम अनोमली कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस में 3 तरह की अनोमलीज आ सकती हैं: इंसर्ट अनोमली, अपडेट अनोमली और डिलीट एनोमली। तो जब हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं तो हम इन तीनों एनोमलीज को भी अवॉइड कर सकते हैं। आगे एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये 3 एनोमलीज होती क्या है। नॉर्मलाइजेशन में हम बेसिकली एक सिंपल टेक्निक यूज करते हैं। सिंपल टेक्निक ये यूज करते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक इस तरह से टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब इस टेबल को ना हम स्मॉलर मीनिंगफुल टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना कह लो या आप ये कह लो कि उसके अंदर जो भी हमारे पास डाटा होगा ना, हम उसको उसकी करेक्ट प्लेस पर भेज देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे लिए उस डाटा को यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और हम डेटाबेस में टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए कीज यूज करते हैं। प्राइमरी की हो गई, फॉरेन की हो गई, इन तमाम कीज के कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं। तो स्टूडेंट, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को स्क्रीन पे ये टेबल बना हुआ आ रहा होगा। टेबल में हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड स्टोर है। अब रिकॉर्ड में देखो, हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर सिटी है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है और एक क्वांटिटी है, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट का जो भी कस्टमर ने बाय किया उसका हमारे पास रिकॉर्ड है। अब ये जो डाटा है ना सारा, ये जो हमारे पास टेबल बना हुआ है, ये नॉर्मलाइज नहीं है। ये नॉर्मलाइज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी क्यों है? ये देखो आप, यहाँ पे ये अहमद खान, ये यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। इसी तरह ये सिटी आपका 2 दफा आ रहा है, ये लैपटॉप आपका 2 दफा आ रहा है। इसका मतलब है डाटा में रिपीटिशन है, आपके डाटा क्लीन नहीं है, डाटा में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को हल करना, इसी मसले को हल करना डाटा की नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। और अपडेट अनोमली, अपडेट अनोमली कहते हैं, लेट सपोज जैसे ही आप ना इस लैपटॉप को चेंज कर देते हो, लेट सपोज आप प्रोडक्ट का नाम चेंज कर देते हो लैपटॉप से गेमिंग लैपटॉप, तो आपको वो डेटाबेस में जहां जहां पे भी लैपटॉप होगा, आपको वहां वहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल काम है। उसी के साथ स्टूडेंट, जो हमारी दूसरी अनोमली आती है वो डिलीट अनोमली, कि जब आप किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करते हो, लेट सपोज आप ऑर्डर की आईडी को डिलीट करते हो, तो हो सकता है ऑर्डर आईडी के साथ जो पूरी रो है, लेट सपोज मैंने इस ऑर्डर आईडी को डिलीट किया और मेरे पास ये पूरा रिकॉर्ड सारा डिलीट हो गया, या उसके साथ कोई और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन थी, वो भी डिलीट हो गई, तो मेरे लिए मसला हो सकता है। एक और एनोमली होती है हमारे पास, इंसर्ट एनोमली। जब आप कोई न्यू रिकॉर्ड एंटर करते हो तो आपको उसमें मुश्किल पेश आए, तो इस चीज को बोलते हैं इंसर्ट एनोमली। आपके पास यही 3 तरह की एनोमलीज होती हैं: इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। और आपके पास डाटा की रिडंडेंट नेचर होती है। इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास डेटाबेस कीज का, कि कौन सी कीज हम डेटाबेस में यूज करते हैं। कीज बेसिकली हमारे पास यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पर काम करती हैं, जो किसी भी हमारे पास डाटा को आइडेंटिफाई कर रही होती है। हमारे पास डेटाबेस में बहुत सारी कीज होती हैं। एक होती है हमारे पास प्राइमरी की। प्राइमरी की हमारे डाटा में वो की होती है जो एक हमारा यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो उस पूरी रो के डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे एक टेबल है, तो उसमें जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी होगी, स्टूडेंट के टेबल में, वो हमारा एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, वो हमारी प्राइमरी की होगी। नेक्स्ट है फिर कंपोजिट की। कंपोजिट की
ऐसी की होती है जो हमारे पास दो चीजों से मिलकर बनती है। जब एक सिंगल एट्रीब्यूट हमारे पास प्राइमरी की नहीं बन सकता तो हम क्या करते हैं, दो कॉलम्स कह लो या दो एट्रीब्यूट्स मिलाकर एक की बनाते हैं, उसे हम कंपोजिट की बोलते हैं। यानी कि दो वैल्यूज मिलाकर एक प्राइमरी की बनाना। अब जैसे हमारे पास वो रिकॉर्ड था तो उसमें से हमने एक ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों का यूज करके इन दोनों को हमने प्राइमरी की बनाया, तो इस चीज को बोलेंगे ये हमारे पास कंपोजिट की है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की स्टूडेंट्स हमारे पास वो होती है जो हमारे टेबल के एक डाटा को दूसरे डाटा से लिंक करने के लिए यूज होती है। आगे एग्जांपल में बताऊंगा भी आपको कि किस तरह से फॉरेन की का इस्तेमाल करके हम एक डाटा को दूसरे डाटा से लिंक करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास कैंडिडेट की। आपके पास एक रिकॉर्ड है, उसमें मौजूद जितनी भी एलिजिबल प्राइमरी कीज बन सकती हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स, जो भी हमारे पास कॉलम्स, जो भी हमारे पास वैल्यूज आपकी प्राइमरी की बन सकती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट बेसिकली टर्म किसके लिए यूज होती है? कैंडिडेट की टर्म यूज होती है स्टूडेंट उम्मीदवार के लिए, मतलब कि आपके पास ये चीजें प्राइमरी की बनने के उम्मीदवार हैं। अल्टरनेट की, जब आप कैंडिडेट की में से किसी एक को प्राइमरी की बना लेते हो तो जो बाकी उम्मीदवार हमारे बचते हैं, जो हमारी बाकी कीज बच जाती हैं, जो प्राइमरी बन सकती थी लेकिन हमने उन्हें बनाया नहीं, तो वो हमारे पास अल्टरनेट की कहलाती हैं। जैसे हमारे पास रिकॉर्ड में जो हमारे पास ईमेल होती है, ये भी हमारा एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, वो हमारे पास अल्टरनेट की के तौर पर काम कर सकता है। यूनिक की, यूनिक की भी हमारे पास हमारी प्राइमरी की तरह की होती है। यूनिक की वो होती है जिसकी वैल्यू रिपीट ना करे, वो कॉलम में दोबारा से ना आए। जैसे आपके पास ईमेल, ईमेल हर स्टूडेंट की यूनिक होती है, वो रिपीट नहीं हो सकती, इसलिए इसको यूनिक की बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में देखो तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है ना, ये स्टूडेंट आईडी ये इस तमाम डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो हमारा सारा डाटा है ना, ये सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये स्टूडेंट आईडी क्या हो जाएगी? हमारी प्राइमरी की हो जाएगी। प्राइमरी की के लिए ये शर्त है कि वो यूनिक होनी चाहिए, वो रिपीटेबल ना हो, वो नल ना हो। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट है आपके पास कैंडिडेट की। कैंडिडेट की कौन कौन सी थी? इस टेबल में से, सारे डाटा में से आपने देखना है कि कौन सी आपकी प्राइमरी की बन सकती थी। इसमें से स्टूडेंट आईडी आपका यूनिक आइडेंटिफायर है, ये आपकी प्राइमरी की बन सकती थी। आपका जो रोल नंबर है ये आपका यूनिक आइडेंटिफायर है, ये आपकी प्राइमरी की बन सकती थी। और इसी के साथ ईमेल आपकी प्राइमरी की बन सकती थी, क्योंकि बाकी सारा डाटा इस पर डिपेंडेंट होता, वो प्राइमरी की सारे डाटा को रिप्रेजेंट करती। अल्टरनेट की, हमने स्टूडेंट आईडी को अपनी प्राइमरी की बना दिया। हमने बात की अल्टरनेट की, वो होती है जो हमारी रिमेनिंग कीज बच जाती हैं जिन्हें हमने प्राइमरी नहीं बनाया होता। तो रोल नंबर को हमने प्राइमरी नहीं बनाया, ईमेल को हमने प्राइमरी नहीं बनाया, तो ये हमारी अल्टरनेट कीज हो जाएंगी। यूनिक की हमने बात की थी, ये यूनिक की ऑलमोस्ट एक तरह की प्राइमरी की होती है, लेकिन हम इसे प्राइमरी बनाते नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें पूरी क्वालिटीज होती हैं प्राइमरी की बनने की। तो यूनिक की जिसकी वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, तो ईमेल देखो हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स की ईमेल एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये हमारे पास कहलाएगी हमारी यूनिक की। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट हमारे पास कंपोजिट की। कंपोजिट की का हमने पढ़ा कि दो एट्रीब्यूट्स या दो कॉलम्स मिलाकर हम एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाते हैं, उसे हम कंपोजिट की बोलते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास ये रिकॉर्ड है, इसमें देखो अगर हम इस ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की बनाए, ये प्राइमरी की नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 101, ये 101 रिपीट हो रहा है। अगर हम प्रोडक्ट आईडी को प्राइमरी की बनाए, ये भी प्राइमरी की नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे देखो ये और ये हमारे पास रिपीटेशन आ रही है। तो हमने क्या पढ़ा है कि प्राइमरी की हमारी यूनिक होनी चाहिए, उसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम सिंगल इसको प्राइमरी की बना देते हैं, तो यहाँ पे 101 पे हमारे पास दो ऑर्डर आईडीज हैं, तो कोई वैल्यू डाटा हमारा मिस हो सकता है, इसलिए हम इसे प्राइमरी की नहीं बना सकते। ये ऑर्डर आईडी हमारे बाकी डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ना ही ये प्रोडक्ट आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं कि ये हमारे बाकी डाटा को रिप्रेजेंट करे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम
इन दोनों का इस्तेमाल करके एक प्राइमरी की बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिट की। अब यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी की बनेगी वो हमारे पास ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों से मिलाकर बनेगी। इसी से हमें पता चलेगा कि जिस बंदे की ऑर्डर आईडी 101 है और उसकी प्रोडक्ट आईडी P001 है तो उसने दो क्वांटिटीज बाय की हैं। तो इस तरह से इस चीज को बोलते हैं कॉम्पोजिट की। नेक्स्ट है स्टूडेंट फॉरेन की। फॉरेन की हमने पहले भी पढ़ा है, ये हमारे पास दो टेबल्स के दरमियान में लिंक करने का काम करती है। अब ये लिंक कैसे करती है? लेट्स सपोज एक टेबल हमारे पास ये है, एक टेबल हमारे पास ये है। अगर इस टेबल को देखें तो इसमें हमारे पास ये जो कस्टमर आईडी है ये हमारे पास प्राइमरी की है क्योंकि ये इस रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर इस टेबल को देखें तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर आईडी है ये हमारे पास क्या कर रही है, इस सारे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हमारे पास प्राइमरी की बन जाएगी। लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी भी है कि ऑर्डर आईडी हो सकता है यहाँ पे यूनिक है इसलिए चलो हमने उसको प्राइमरी की बना दिया, लेकिन इन केस अगर हमारे पास यहाँ पे भी कहीं 101 आ जाता ना, फिर हमें इन दोनों का इस्तेमाल करके इसे कॉम्पोजिट की बनाना पड़ता। इस केस में देखो यहाँ पे ये वाली जो की है ये हमारी जो कस्टमर आईडी है ये हमारी फॉरेन की है, ठीक है। ये जो फॉरेन की है ये कस्टमर आईडी इस टेबल को इस टेबल के साथ लिंक कर रही है। आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो हमारी फॉरेन की होगी ना वो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होगी। अब ये देखो कस्टमर आईडी इस टेबल में हमारे पास फॉरेन की के तौर पे काम कर रही है और इस टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी हमारे पास प्राइमरी की है। तो इस तरह से ये डाटा हमारे पास लिंक होता है, इनके दरमियान में रिलेशनशिप्स बनते हैं। तो स्टूडेंट हम ये समझें कि एक अच्छी प्राइमरी कौन सी हो सकती है। एक अच्छी प्राइमरी की वो होती है जो यूनिक हो, यानी कि उस तरह की और वैल्यूज ना हो, वो नल वैल्यू ना हो, खाली ना हो, स्टेबल हो, उसकी वैल्यू बार बार चेंज ना हो रही हो और शॉर्ट और सिंपल हो, तो उसको हम प्राइमरी की बनाते हैं। और कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम प्राइमरी की कंसीडर नहीं कर सकते? किसी भी सिटी, एड्रेस, सैलरी या जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन या इमेज हो, ऐसे डाटा जो हमारे पास चेंज हो सकता है उसको हम प्राइमरी की नहीं बनाते। अब डाटा बहुत ज्यादा लेंथी हो उसको भी हम प्राइमरी की कंसीडर नहीं करते। इन सिंपल प्राइमरी की हमारी यूनिक होती है जो हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आपने ये चीज याद रखनी है। कीज पढ़ने का मकसद ये था कि आगे हम नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे। वैसे हमारे पास 5 तरह की नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स है, लेकिन आपके कोर्स में 3 ही है, 1NF, 2NF और 3NF। उनको डिटेल में समझेंगे, विद एग्जांपल सॉल्व करेंगे और कन्वर्जन भी करेंगे। कन्वर्जन इसलिए करेंगे क्योंकि आपके पेपर में कन्वर्जन का एक क्वेश्चन आएगा, तो वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। समझ लें आप फ्री के नंबर है, उसमें कुछ भी नहीं करना, आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा, उसी को देख के आपने कन्वर्जन करनी है, खुद से आपने कुछ भी नहीं करना। स्टूडेंट्स नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स में सबसे पहली होती है हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसे हम 1NF भी कहते हैं। 1NF में जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारा एटॉमिक वैल्यूज पे होता है। एटॉमिक वैल्यूज का मतलब है कि हर सेल के अंदर एक वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। आपके पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हमारा टेबल की फॉर्म में होता है। टेबल हमारे पास रोज और कॉलम से मिलकर बनते हैं और जहां पे वो मर्ज हो रहे होते हैं उसे हम सेल बोलते हैं। अब लेट सपोज ये मैं थोड़ा सा एक छोटा सा टेबल बना लेता हूं, ठीक है। अब ये हमारे पास सेल है, इस सेल के अंदर हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं होने चाहिए। अगर हमारे पास कहीं पे भी लिस्ट में रिपीटिशन आ जाती है, कोई भी डाटा की रिपीटिशन आ जाती है, जैसे आपने एक ही सेल में मैथ्स कोमा फिजिक्स कोमा कंप्यूटर कोमा कुछ भी लिख दिया, तो भाई आपके पास जो एटॉमिक वैल्यू वाला रूल था वो खत्म हो गया। आपके पास एक सेल में ज्यादा डाटा आ गया तो वो हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं रहेगी। हमारे पास इसमें क्लियर रिकॉर्ड होना चाहिए, क्लियर रोज और कॉलम्स होने चाहिए, हर कॉलम एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। हमारे पास एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज होती हैं। एट्रीब्यूट समझ लो आप क्वालिटी को कहते हैं और वैल्यूज उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह से हो सकती हैं। अब जैसे नेम है तो नेम हमारे पास एट्रीब्यूट है और हमारे पास डिफरेंट नेम हो सकते हैं, तो वो उसकी वैल्यूज आ गई हैं। स्टूडेंट्स 1NF की एग्जांपल देखते हैं। आपके पास ना एग्जाम में किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है, आपको 1NF, 2NF, 3NF दी जा सकती है, ठीक है। हो सकता है आपको 1NF दी जाए, कहा जाए 2NF में कन्वर्जन करो, या 2NF दी जाए, कहा जाए 3NF में कन्वर्जन करो। या आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है कि आपको एक रिकॉर्ड दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ ये कौन सी फॉर्म है
और अगर ये सही है या नहीं, अगर एरर्स हैं तो इसको सही फॉर्म में लेके आओ। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो। अभी तक हमने 1NF में क्या पढ़ा है कि हमारे पास वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए और एक सेल में एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो इस रिकॉर्ड को देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है, हमारे पास उसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे एक ही वैल्यू है, यहाँ पे एक ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर देखो तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, मैथ्स और फिजिक्स। और हमने 1NF का रूल ही यही पढ़ा है कि एक सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमारा जो टेबल है, ये हमारा जो रिकॉर्ड है, ये हमारा 1NF में नहीं आता। तो हमने इसको करना है नॉर्मलाइज। अब हम इसको नॉर्मलाइज किस तरह से करेंगे, हमने इसकी करनी है लिस्टिंग। अगर हमारे पास इस तरह से दो रिकॉर्ड्स आ रहे हों, 1NF को नॉर्मलाइज करने के 3 मेथड्स हैं, लेकिन आप सबसे सिंपल वाला एक ही कर लेना क्योंकि आपके कोर्स में वही है। आपने इसकी लिस्टिंग करनी है कि आपके पास जितनी सेल्स आ रहे होंगे ना, उतनी दफा आपने वो अपना आईडी क्रिएट करके लिख देना है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी थी 1, नेम था अली और उसमें हमारे पास दो थे, मैथ्स और फिजिक्स। तो एक दफा हम क्रिएट कर देंगे किसके लिए, रिकॉर्ड मैथ्स के लिए, और एक दफा हम क्रिएट कर देंगे रिकॉर्ड किसके लिए, फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट फिर इसी तरह हमने सना के लिए भी कर दिया, एक दफा क्रिएट कर दिया इंग्लिश के लिए, एक दफा कर दिया कंप्यूटर के लिए। अब ये हमारे 1NF के रूल को जस्टिफाई करता है कि हमारे पास टेबल भी क्लियर हो। ये हमारे पास देखो ये वाला कॉलम है, इसका ये एट्रीब्यूट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर कॉलम का एक एट्रीब्यूट होना चाहिए, वो भी जस्टिफाई होता है, और एक सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए, वो भी जस्टिफाई होता है। तो ये हमारे पास है वन नॉर्मल फॉर्म। तो इस तरह से अगर आपको एक टेबल दिया जाए तो आप उसको 1NF में नॉर्मलाइज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, जब आप ना इस रिकॉर्ड को नॉर्मलाइज कर दोगे, जब आप इसको नॉर्मलाइज कर लोगे तो आपने कोई भी चीज सर्च करनी है, कोई भी डाटा फिल्टर करना है, या लेट्स सपोज आपने ये काउंट करना है कि कितने बच्चों ने मैथ्स पढ़ी, कितने बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी, तो वो करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF। 2NF क्या करती है, ये हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करती है। स्टूडेंट्स, 2NF के लिए जरूरी है, 2NF वही टेबल होगा जिसमें हमारे पास कॉम्पोजिट की बन रही होगी। जिसमें हमारे पास कॉम्पोजिट की नहीं होगी तो वो हमारे पास 2NF नहीं होगा। तो 2NF की क्या पहचान है, उस टेबल में हमारे पास कॉम्पोजिट की होगी, यानी कि दो कीज मिलकर हमारे पास एक प्राइमरी की बना रही होंगी। अब बात आती है रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी की। इसका क्या मतलब है, पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड में कुछ नॉन की कॉलम्स होते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड होता है ना, वो सारा हमारे पास रिलेशन में होता है किसके साथ, प्राइमरी की के साथ, या इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो वो सारा डाटा डिपेंडेंट होता है प्राइमरी की के साथ, क्योंकि हम उस रिकॉर्ड को, उस डाटा को प्राइमरी की के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वो बाकी जो रिकॉर्ड होता है प्राइमरी की को छोड़कर, वो सारा हमारे पास नॉन की कॉलम्स में आता है। अब जो नॉन की कॉलम्स होते हैं, कंपोजिट की में हमारे पास दो पार्ट्स होंगे क्योंकि हमने दो का इस्तेमाल करके एक प्राइमरी की बनाई है। अब जो नॉन कीज होंगी वो किसी एक पे डिपेंड करेंगी, दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगी, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तो आपने इस चीज को खत्म करना होता है कि आपके पास जो भी डाटा हो वो आपकी दोनों कीज जिनसे मिलाकर आपने एक प्राइमरी की बनाई है, दोनों एट्रीब्यूट्स पे, दोनों कॉलम्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए। लेट्स सपोज आपने प्राइमरी की दो एट्रीब्यूट्स, जैसे आपके पास एक स्टूडेंट आईडी हो गया या आपके पास कोर्स आईडी हो गया, इनके साथ मिलाकर बनाई, लेकिन आपके पास जो रिकॉर्ड है वो सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, जितने भी आपके नॉन की कॉलम्स हैं वो सारे कस्टमर या कोर्स आईडी पर डिपेंडेंट है। तो वो सारे कोर्स आईडी पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि वो 2NF फॉर्म में नहीं है। 2NF फॉर्म का मकसद ही ये है ताकि रिकॉर्ड में से जो भी पार्शियल डिपेंडेंसी है उसको रिमूव किया जाए। ताकि आपके रिकॉर्ड में जितने भी कॉलम हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की पर डिपेंड करें, ना कि वो कंपोजिट की के एक पार्ट पर डिपेंड करें, वो पूरी दोनों पार्ट्स पर मिलाकर जो प्राइमरी की बन रही है उस पर डिपेंड करें। स्टूडेंट्स, यहां पर ना हमारे पास एक रिकॉर्ड है, एक एग्जांपल है 2NF की। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि ये 2NF है। लेट्स सपोज हमारे पास ये रिकॉर्ड दिया जाता है और कहा जाता है भाई पता लगाओ कि ये 2NF है या नहीं। 2NF के लिए एक रूल ये भी है कि वो भाई 1NF होना चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए पहला रूल ये है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म
होनी चाहिए। तो आप ये देखो, ये क्या टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? जी बिल्कुल है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास डाटा सारा क्लियर होना चाहिए और हमारे पास सेल्स में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए और हमारे पास कॉलम्स के एट्रीब्यूट होने चाहिए। ये सारी चीजें हमारे पास हैं, इसका मतलब ये डाटा हमारा 1NF है। अगर 1NF होगा तब ही हम उसको चेक करेंगे कि वो 2NF है या नहीं, क्योंकि 2NF के लिए 1NF होना शर्त है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी है। हमने पढ़ा है कि हमने एक प्राइमरी की बनानी होती है डाटा में से, ठीक है, ताकि बाकी डाटा को उसके जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो स्टूडेंट आईडी चूंकि ये हमारे पास यूनिक है, तो हम क्या इसको प्राइमरी की बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिपीटेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट को देखें, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी को देखें तो क्या हम इसे प्राइमरी की बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? यहाँ पे देखो डाटा की रिपीटेशन हो रही है, वैल्यूज की रिपीटेशन हो रही है, ये भी हमारे पास प्राइमरी की नहीं बन सकती। नेम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास प्राइमरी की नहीं बन सकती, इसलिए ये नेम भी नहीं बनेगा। मार्क्स हमारे पास प्राइमरी की भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये भी चेंज होते हैं। हमने पढ़ा है कोई भी चीज चेंज होती हो तो हम उसे प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो एट्रीब्यूट्स हमारे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी का यूज करके इनको मिलाकर एक प्राइमरी की बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिट की। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कॉम्पोजिट की बनी है। कौन सी? उसके दो पार्ट हैं, एक है हमारे पास स्टूडेंट आईडी, एक है हमारे पास कोर्स आईडी। अब ये देखो, यहाँ पे जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में हमारे पास जो स्टूडेंट नेम है वो तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे? स्टूडेंट आईडी पे। उसी तरह जो कोर्स नेम है वो सारा डिपेंडेंट है किस पे? कोर्स आईडी पे। स्टूडेंट नेम कोर्स आईडी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर आप यहां से स्टूडेंट्स नेम के रिकॉर्ड में से अली को डिलीट भी कर देते हो तो इस कोर्स आईडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह अगर आप कहीं कोर्स नेम में से डेटाबेस डिलीट कर देते हो तो वो इस अली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक एक चीज पर डिपेंडेंट है। जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो हमारे पास नॉन की कॉलम्स हैं, वो एक एक पार्ट पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर हम मार्क्स को देखें तो वो दोनों पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो हमारे पास स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों से मिलकर आएगा। तो ये तो सारा हमारे पास करेक्ट ऑर्डर में है, लेकिन ये वाले जो दो कॉलम्स हैं, ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आपने करना क्या है? नॉर्मलाइजेशन का सबसे पहला रूल हमने ये पढ़ा था। नॉर्मलाइजेशन में हम टेबल को डिवाइड करते हैं। डिवाइड इस तरह से करते हैं ताकि हमारी सारी वैल्यूज अपनी करेक्ट प्लेस में, करेक्ट ऑर्डर में चली जाएं। तो स्टूडेंट हमने क्या किया? सिंपल टेबल को स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट कैसे किया? हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड अलग कर दिया, कोर्सेज का रिकॉर्ड अलग कर दिया, और जो हमारे पास रिजल्ट था उसको हमने अलग कर दिया। अब हम हर टेबल को अलग से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। एक जगह चेंज करेंगे सारी जगह हो जाएगा, हमें हर जगह बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, इस टेबल में देखो तो ये जो स्टूडेंट आईडी है ये हमारे पास प्राइमरी की है, क्योंकि ये इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। इस टेबल में देखो तो ये जो कोर्स आईडी है ये हमारे पास क्या कर रही है? ये हमारे पास इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारे पास प्राइमरी की हो गई, ये हमारे पास प्राइमरी की हो गई, ये भी हमारे पास प्राइमरी की हो गई। इस रिकॉर्ड में देखो, इस टेबल में देखो तो यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी एज अ फॉरेन की काम कर रही है, और यहाँ पे ये कोर्स आईडी भी एज अ फॉरेन की काम कर रही है, क्योंकि ये इस सारे रिकॉर्ड को एक इस टेबल और एक इस टेबल के साथ लिंक कर रही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि फॉरेन की हमारे पास इन दोनों रिकॉर्ड्स को, प्रीवियस रिकॉर्ड या प्रीवियस टेबल्स को साथ लिंक करेगी। और हमने ये भी पढ़ा था कि फॉरेन की जो होगी, एक टेबल की फॉरेन की, वो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होगी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी हमारे पास फॉरेन की है, ये देखो यहाँ पे ये हमारी प्राइमरी की है। इसी तरह कोर्स आईडी यहाँ पे हमारे पास क्या है? फॉरेन की है, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी की है। और अगर हम इस टेबल के लिए देखें तो ये हमारे पास कॉम्पोजिट की के तौर पर भी काम कर रहा है। अब देखो, ये है कि स्टूडेंट आईडी, जिस बच्चे के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर कह लो या आईडी कह लो S001 है, तो इसका मतलब है उसका नाम क्या होने वाला है? अली। तो यहां पे आ जाएगा हमारा अली। अब अली में हमारे पास बहुत सारे नाम हो सकते हैं, वो आगे देखेगा कोर्स आईडी। अली बच्चा हो जिसकी कोर्स आईडी हो 101, ठीक है। अली बच्चा हो जिसकी कोर्स आईडी क्या हो?
101 मतलब वो कोर्स पढ़ रहा है कौन सा, डेटाबेस, और उसमें उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 88। तो इस तरह से ये तमाम टेबल्स आपस में लिंक होंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की, विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। लास्ट फॉर्म है स्टूडेंट हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो भी ये आएगा जिसमें आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में से थर्ड नॉर्मल में कन्वर्जन करनी होगी, या आपको एक रिकॉर्ड दिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सी फॉर्म है। अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म है तो ठीक है, नहीं तो इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाओ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का रूल ये है कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेगी। पहला रूल थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए ये है कि वो 2NF होना चाहिए, ठीक है, वो टेबल हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, तब ही वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल को जस्टिफाई कर सकता है। और सेकंड के लिए क्या था कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक हो गया, पहली चीज क्लियर हो गई। अब समझते हैं ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। हमने बात की कि हमारे पास रिकॉर्ड में नॉन की कॉलम्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, नॉन की कॉलम्स कौन से हैं, जिनमें से हमारे पास प्राइमरी की नहीं हो सकती। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं कि अगर एक नॉन की कॉलम किसी दूसरे नॉन की कॉलम पे डिपेंड करे तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो स्टूडेंट्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमारे पास करती ये है कि हमारे पास अगर कहीं हमारे डाटा में इस तरह से आ रहा हो कि एक नॉन की कॉलम दूसरे नॉन की कॉलम पे डिपेंड कर रहा हो तो वो उस चीज को रिमूव करती है। और कोई भी टेबल में अगर हमारे पास ऐसा आ रहा है कि एक नॉन की कॉलम दूसरे नॉन की कॉलम पर डिपेंड कर रहा है तो उसे हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कंसीडर नहीं करते। लेट्स सपोज समझो कि यहाँ पे ना हमारे पास ये जो ए है ये हमारी प्राइमरी की है, बी और सी हमारे पास नॉन की कॉलम्स हैं। अब बी डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली हमारी प्राइमरी की पे जो कि है ए, और सी जो हमारा नॉन की कॉलम है ये डिपेंड कर रहा है बी पे, ये ए के साथ इनडायरेक्टली लिंक है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है। अगर स्टूडेंट हम इस स्टूडेंट आईडी को हम कंसीडर करते हैं ये हमारा यूनिक आइडेंटिफायर, ये हमारी प्राइमरी की है, तो इसका मतलब है ये बाकी सारा रिकॉर्ड इस पे डिपेंडेंट होगा। अगर हम देखें तो स्टूडेंट नेम हमारा डिपेंडेंट है इस पे, ठीक है, हम इसके जरिए इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम स्टूडेंट आईडी को देखें तो ये डिपार्टमेंट आईडी भी इस पर डिपेंडेंट है, हम इसके जरिए इसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो डिपार्टमेंट नेम है ये हमारा डिपेंडेंट है किस पे, डिपार्टमेंट आईडी पे। क्लियर है स्टूडेंट, क्योंकि हमारी डिपार्टमेंट आईडी से हमारा डिपार्टमेंट नेम आइडेंटिफाई हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो हमारे पास D01 आ रहा है, इसका मतलब D01 जो जिस बच्चे का आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर D01 आ रहा है और फिर यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आ रहा है। इसका मतलब है डिपार्टमेंट नेम जो है वो डिपेंडेंट है हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा ये जो हमारा रूल था 3NF का वो जस्टिफाई नहीं होता कि हमारे पास नॉन की कॉलम सिर्फ एक ही प्राइमरी की पर डिपेंडेंट होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये जो दो हमारे पास कॉलम्स हैं, ये जो डिपार्टमेंट नेम वाला नॉन की कॉलम है ये इस पर डिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाने के लिए आपने सिंपल ये करना है कि इसको आपने स्प्लिट करना है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो आपने टेबल को डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए सिंपल टेबल को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अलग कर दिया और हमने डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड अलग कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कहीं पे भी एक चेंज करना है, लेट्स सपोज डिपार्टमेंट नेम में चेंज करना है, तो हमें सारे रिकॉर्ड में चेंज नहीं करना पड़ेगा, हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब इस डाटा को जरा गौर से देखो। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने क्या पढ़ा था कि वो जो टेबल है वो हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और सेकंड नॉर्मल के लिए क्या पढ़ा था कि वो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टूडेंट इस रिकॉर्ड को देखो, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारी प्राइमरी की है, ठीक है, तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास इस पे डिपेंडेंट हो गया। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास 1NF को भी जस्टिफाई कर रहा है और 2NF को भी जस्टिफाई कर रहा है। उसी तरह अगर हमने मान लिया कि इसमें यहाँ पे ये हमारे पास प्राइमरी की हो गई, ये हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास फॉरेन की के तौर पर भी काम करेगी क्योंकि ये हमारे पास इस टेबल को इस टेबल के साथ लिंक भी कर रही है, तो ये हमारे पास 3NF की फॉर्म में आ गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के मॉडल पेपर में आया हुआ है ना उसको सॉल्व करते हैं तो आपके 1NF 2NF 3NF के कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे।
स्टूडेंट ये वो क्वेश्चन है जो आपका मॉडल पेपर में आया हुआ है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये किस नॉर्मल फॉर्म में है, बस हमें ये कह दिया गया है कि ये आपके पास टेबल है और आपने इसको नॉर्मलाइज करना है। तो हम खुद से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रूल्स आपको पता चल गए हैं। हमने देखना है किसी भी सेल में रिपीटिशन ना हो, सेल्स हमारे क्लियर हो और हमारे पास हर कॉलम का एक एट्रीब्यूट हो। वो सारी चीजें हैं, इसका मतलब है ये 1NF में मौजूद है। 2NF 2NF में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक कंपोजिट की होगी और हमारे पास जो डाटा होगा वो सारा हमारे पास उन जो कंपोजिट की के दोनों पार्ट्स होंगे उन दोनों पर डिपेंडेंट होगा। अब वो चीज चेक करते हैं। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट ये ऑर्डर आईडी हमारे पास ये प्राइमरी की है, कस्टमर नेम डिपेंडेंट है ऑर्डर आईडी पे, कस्टमर सिटी डिपेंडेंट है ऑर्डर आईडी पे, फिर आ गई हमारे पास प्रोडक्ट आईडी। लेकिन ये जो हमारे पास प्रोडक्ट नेम है ना, ये हमारा डिपेंडेंट है किस पे, प्रोडक्ट आईडी पे, और ये जो क्वांटिटी है ये भी डिपेंडेंट है किस पे, प्रोडक्ट आईडी पे। तो इसका मतलब है हम ऑर्डर आईडी को सिंगल प्राइमरी की नहीं बना सकते, हमें प्रोडक्ट आईडी का भी यूज करना पड़ेगा। तो हम ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को मिलाकर एक कंपोजिट की बना देंगे और कहेंगे ये हमारी प्राइमरी की है। तो इसका मतलब ये हमारा 2NF को भी जस्टिफाई करता है। अब हम चेक करते हैं 3NF। अगर स्टूडेंट हम 3NF के लिए देखें तो 3NF में हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखो तो जो हमारे पास कस्टमर नेम है ये हमारे पास कस्टमर सिटी पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि दो नॉन की कॉलम्स हमारे पास आपस में डिपेंडेंट आ गए हैं, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो हमें इसको लेकर जाना है किसमें, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट किस तरह से करना है हम देख लेते हैं। कस्टमर नेम और कस्टमर सिटी बेसिकली कस्टमर इंफॉर्मेशन के लिए हम एक अलग टेबल बना लेते हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम एक अलग टेबल बना लेते हैं और ऑर्डर के लिए हम एक अलग टेबल बना लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे ये सारे टेबल स्प्लिट हो जाएंगे। कस्टमर का अलग बन गया, ऑर्डर्स का हमारा अलग हो गया, प्रोडक्ट्स का अलग हो गया और हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स का अलग आ गया। कस्टमर्स में देखें तो ये हमारे पास कस्टमर आईडी हमारे पास प्राइमरी की हो जाएगी, यहाँ पे देखें तो ऑर्डर की हमारे पास प्राइमरी की हो जाएगी और कस्टमर आईडी हमारे पास फॉरेन की हो जाएगी। प्रोडक्ट्स में देखें तो ये हमारे पास प्राइमरी की है और ये हमारे पास इस पे डिपेंडेंट है। अगर ऑर्डर डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉरेन कीज यूज हो रही हैं और बाकियों के लिए हमारे पास कंपोजिट की का भी काम करेंगी। अब हम कह रहे हैं कि ऑर्डर के टेबल में हमारे पास एक फॉरेन की है जो इस टेबल को लिंक कर रही है इसके साथ। अब अगर किसी का ऑर्डर आईडी है 101 और वो ये 101, ये जो C001 है ना ये इस पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब है ये C001 लिंक है किसके साथ, 101 के साथ। तो यहाँ पे रिकॉर्ड C001 में कौन सा सेव है, अहमद खान और कराची। तो हमारे पास क्या आ गया, अहमद खान और कराची। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेगा वो हमारी प्रोडक्ट आईडी, जिसकी प्रोडक्ट आईडी P001। ऑर्डर डिटेल्स में देखो ऑर्डर आईडी है 101, 101 से हमारे पास डेट रिकॉर्ड क्या आया, अहमद खान और कराची। अब प्रोडक्ट आईडी से, प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम से लिंक है तो हमारे पास P001 से क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम क्या है, लैपटॉप। तो अहमद खान जो कराची से है और उसने प्रोडक्ट क्या बाय किया है, लैपटॉप, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये अब आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अगर सिंपल कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करें तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास एक सेल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई भी टेबल हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं और ग्रुपिंग को रिपीट कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। अगर कोई टेबल हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पार्शियल डिपेंडेंसीज होती हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी किसे कहते हैं कि जो नॉन की कॉलम होता है वो किसी कंपोजिट की के किसी एक पार्ट पे डिपेंड करता है, उसको रिमूव कर देते हैं। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव कर देते हैं कि
नॉन की कॉलम किसी दूसरे नॉन की कॉलम पर डिपेंड ना करे। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपके नॉर्मलाइजेशन के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको एग्जांपल भी समझ आ गई होगी। उम्मीद मैं करता हूं कि पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। आपने करना यह है कि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद एक दो एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, उससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।